मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। देवभूमि के दंगल में आज बात करेंगे बेरोजगारी, पलायन पर रोक, व्यापार बेरोक टोक। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में उद्योगों को बढ़ावा देने की सरकार की कोशिशों के बीच उत्तराखंड की औद्योगिक इकाइयों को केंद्र सरकार से बड़ा झटका लगा है। दरअसल केंद्र सरकार ने राज्य में स्थापित 620 औद्योगिक इकाइयों को अपात्र घोषित किया है। सब्सिडी का लाभ पाने के लिए पूंजी निवेश प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत इन औद्योगिक इकाइयों को सरकार ने अपात्र घोषित किया और सबसे बड़ा झटका हरिद्वार जिले की 251 औद्योगिक इकाइयों को लगा है। बता दें कि केंद्र सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक विकास स्कीम 2017 को लागू किया था। इसमें बड़ी संख्या में दोनों ही राज्यों में नई औद्योगिक इकाइयां भी स्थापित हुई थी। काफी संख्या में उद्यमियों ने अपनी औद्योगिक इकाइयों का विस्तार भी किया। स्कीम के तहत केंद्र सरकार ने 714 इकाइयों को सब्सिडी का लाभ भी दिया गया, लेकिन इस बीच विभिन्न तकनीकी कारणों से 620 औद्योगिक इकाइयों को अपात्र घोषित करने के बाद उद्यमियों को बड़ा झटका भी लगा है। विपक्ष ने इस बीच सरकार पर हमला बोल दिया है। विपक्ष का तर्क है कि सरकार उत्तराखंड में निवेश को बढ़ावा देने के लिए इन्वेस्टर समिट का आयोजन कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर जो स्थापित औद्योगिक इकाइयां हैं उनकी सब्सिडी रोककर राज्य से उद्योगों को पलायन करने पर मजबूर किया जा रहा है। सवाल यह है कि आखिर केंद्र के इस झटके से उत्तराखंड को क्या आर्थिक नुकसान होगा। आज इसी मुद्दे पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में होकर, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट पर नजर डालिए। उत्तराखंड की 620 औद्योगिक इकाइयों को केंद्र सरकार से बड़ा झटका लगा है। दरअसल केंद्र ने राज्य में स्थापित 620 औद्योगिक इकाइयों को सब्सिडी का लाभ पाने के लिए अपात्र घोषित किया है। केंद्र सरकार ने इसके पीछे रजिस्ट्रेशन और अन्य तकनीकी कारणों को वजह बताया है। सब्सिडी का लाभ न मिलने से इन औद्योगिक इकाइयों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। इंडस्ट्री एसोसिएशन ने पदाधिकारी ने केंद्र सरकार से इस समस्या का समाधान निकलवाने की मांग की है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक विकास स्कीम 2017 को लागू किया था। इसमें बड़ी संख्या में दोनों राज्यों में नई औद्योगिक इकाइयां स्थापित भी हुई थी। काफी संख्या में उद्यमियों ने अपनी औद्योगिक इकाइयों का विस्तार भी किया। स्कीम के तहत केंद्र सरकार ने 714 इकाइयों को सब्सिडी का लाभ भी दिया गया, लेकिन इस बीच विभिन्न तकनीकी कारणों से 620 औद्योगिक इकाइयों को अपात्र घोषित करने के बाद उद्यमियों को बड़ा झटका लगा है। वहीं विपक्ष ने इस बीच सरकार पर हमला बोल दिया है। वहीं सत्ता पक्ष हर संभव मदद का भरोसा दे रहा है। देखिए, इसमें कोई संशय नहीं है कि उत्तराखंड में औद्योगिकीकरण के लिए जब राज्य बना था, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। उन्होंने ही उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया था और विशेष राज्य का दर्जा देने के कारण यहाँ उद्योग बहुत बड़ी मात्रा में स्थापित भी हुए, फलीभूत भी हुए। उन्होंने अपना कारोबार भी बढ़ाया है और उसके बाद भी जब जब हमारी केंद्र में सरकार रही है तो औद्योगिक इकाइयों को पूरी सुविधाएं मिले, उनको पूरी तरह से काम करने का वातावरण मुहैया हो सके। योजना है ये 2017 में पूंजी निवेश प्रोत्साहन योजना के रूप में लाई गई थी, जिसमें कि जो उद्योग लगते हैं उन्हें प्रोत्साहन राशि या उन्हें सब्सिडी दी जाती है। लेकिन इस बार एक झटके से 714 इकाइयों को कह दिया गया है कि इनके रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है और उसमें उत्तराखंड की 350 से ज्यादा यूनिट्स हैं। और आप देखिए कि 620 यूनिट्स को कह दिया गया है कि वो अपात्र हैं। ये पत्र लिखा है वाणिज्य एवं ऊर्जा मंत्रालय ने उत्तराखंड सरकार को और कहा है कि आपके जो उद्योग लगे हैं वो अपात्र हैं सब्सिडी के लिए। अब खासा आक्रोश इन उद्योगों में है और इसमें अगर मैं बताऊं आपको तो सबसे ज्यादा नुकसान हरिद्वार जिले को हुआ है, जहां 251 यूनिट्स को अब सब्सिडी नहीं मिलेगी। यूएस नगर को 134 यूनिट्स को नहीं मिलेगी। उसके अलावा देहरादून की 95 यूनिट्स को नहीं मिलेगी और ऐसे ही हर जिला है, किसी जिले में 5 तो किसी में 10, किसी में 15। लेकिन खासे प्रभावित जो हो रहे हैं वो है हरिद्वार, जिसमें 251, यूएस नगर 134 और 95 देहरादून की औद्योगिक इकाइयां हैं जिन्हें सब्सिडी से वंचित रखा जाएगा। आपको बता दें कि केंद्र और राज्य सरकार प्रदेश में उद्योगों को स्थापित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उत्तराखंड में अधिक से अधिक निवेश आए, इसके लिए प्रदेश में 2 बार बड़ी इन्वेस्टर्स समिट भी आयोजित की गई। इसमें
कई लाख करोड़ के एमओयू भी साइन हुए। सरकार को उम्मीद है कि इस तरह की समिट से राज्य में औद्योगिक इकाइयां बढ़ेंगी तो राज्य के बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, प्रदेश से पलायन कम होगा। लेकिन अब 620 औद्योगिक इकाइयों की सब्सिडी रुकने से इन औद्योगिक इकाइयों के भविष्य पर खतरा मंडरा रहा है। वहीं विपक्ष इस पर सवाल भी खड़े कर रहा है कि केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए तो हमेशा काम करती आई है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी बहुत बेहतर इसमें काम होंगे। पर कांग्रेस को हर मुद्दे पर अपनी राजनीति करनी होती है, हर तरह से नकारात्मकता लेकर वो अपनी मानसिकता का परिचय देते हैं। तो मुझे लगता है कि सब्सिडी के कारण अगर किसी प्रकार से कोई मानक ऐसे रहे होंगे जिनके कारण वो फुलफिल नहीं कर पाए होंगे तो इसलिए उनकी सब्सिडी रुकी होगी। पर सरकार हमेशा आगे बढ़ाने का काम करती है, उद्योगों को आगे लाने का काम करती है और किसी भी वर्ग को कहीं तक भी कोई परेशानी ना हो इसको लेकर के समय समय पर मंथन और विचार करती है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी जो चाहे राज्य का हो चाहे केंद्र का हो, औद्योगिकरण को बढ़ावा मिलेगा। अगर सब्सिडी में कहीं ना कहीं कोई कमी पाई जाती है, शायद मुझे लगता है कि इसीलिए वो रुकने का काम होती है। अगर उनके मानक के अनुरूप अगर कोई उद्योग लगने का काम होगा और वो नहीं मानक पूरे कर पा रहे होंगे तो तभी वो सब्सिडी रुकी होगी। लेकिन कांग्रेस को हर मुद्दे पर जो है नेगेटिविटी बोलनी है। उत्तराखंड के अंदर माननीय मुख्यमंत्री धामी जी ने बहुत बड़ा इन्वेस्टर समिट देहरादून के अंदर किया। उसमें सारे इंडस्ट्रीज उन्होंने देहरादून में आमंत्रित किए और उनकी आवभगत में करोड़ों रुपए उन्होंने खर्च कर दिया। लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? कांग्रेस पूछती रही बार बार कि माननीय मुख्यमंत्री जी करोड़ों रुपए उनकी आवभगत में तो खर्च कर दिए हैं, लेकिन ये बताइए प्रदेश के अंदर कितना उद्योग मिला, कितने बेरोजगार युवकों को रोजगार मिला, कितना पलायन प्रदेश के अंदर रुका? लेकिन इन सवालों का जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं दे पा रहे हैं। और जहां तक सब्सिडी की बात है, प्रदेश के अंदर उद्योग लगे ही नहीं तो सब्सिडी कहां से मिलेगी? नई सरकार बनी थी पहली, माननीय नारायण दत्त तिवारी जी सरकार के मुख्यमंत्री थे। उनके समय पे जो उद्योगपतियों को सब्सिडी दी गई थी और बड़े बड़े उद्योग घराने प्रदेश के अंदर आए, चाहे उसमें टाटा है, बजाज है, किरवी है, हिंदुस्तान है, उसमें 70% यहाँ के बेरोजगार युवकों को रोजगार देने की बात कही थी। देखिए, निश्चित रूप से अगर जो हमारे लोग इस प्रदेश के भीतर रह रहे हैं, पहाड़ों से लेकर मैदानों तक कहीं भी रह रहे हैं और उनका जो रोजगार चल रहा है कहीं ना कहीं उसमें अगर रुकावट आती है या इस चीज से कहीं ना कहीं उस पर बजट के द्वारा रोक लग जाती है तो निश्चित तौर पर आज का युवा या आज का नागरिक जहां पर उसका रोजगार नहीं हो पा रहा है, रोजगार की व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो पलायन तो होगा। और आपने तो ये जो संख्या कही है बहुत बड़ी संख्या है और वही संख्या केवल उन लोगों की होगी जो उस रोजगार को सृजित करेंगे, पर उस रोजगार में सैकड़ों हजारों और कितने लोग उसमें लगेंगे तो उनके भी वो पलायन की बात है। कुल मिलाकर उत्तराखंड में उद्योगों को बढ़ावा देने की सरकार की कोशिशों के बीच उत्तराखंड की औद्योगिक इकाइयों को केंद्र सरकार से बड़ा झटका लगा है। ऐसे में देखना होगा कि सब्सिडी बंद होने के बाद इन तमाम औद्योगिक इकाइयों का क्या भविष्य होगा। क्या केंद्र सरकार इन औद्योगिक इकाइयों की सब्सिडी जारी करेगी या नहीं? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और देवभूमि के दंगल में आज इसी मुद्दे पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है, इनसे आपका परिचय भी करवाते हैं। हमारे साथ में राजेश बिष्ट जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से। हमारे साथ में शांति प्रसाद भट्ट जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से। और हमारे साथ में दीपक रावत जी हैं, केंद्रीय प्रवक्ता हैं यूकेडी की ओर से। अन्य मेहमान भी हमारे साथ में कुछ देरी में जुड़ेंगे। फिलहाल चर्चा की शुरुआत हम राजेश बिष्ट जी के साथ में कर लेते हैं। राजेश जी, बेरोजगारी को लेकर लगातार चर्चा उत्तराखंड में हुई रही है। 29 सितंबर को हमने देखा युवाओं ने किस तरीके से बेरोजगारी के चलते एक बड़ा आंदोलन किया, बड़ा धरना किया। और आखिर जो व्यापार है एक तरफ वो तो बढ़ रहा है, उद्यमियों को झटका फिर कैसे लग रहा है? क्यों आखिर व्यापारी भी परेशान है, युवा भी परेशान है, क्या वजह है आखिर? जी, ये विषय बेरोजगारी और पलायन बहुत गंभीर विषय है, खासतौर पे उत्तराखंड के लिए। अधिकतर पर्वतीय क्षेत्रों में देखा गया है कि जो बेरोजगार साथी वहां पर अपनी पढ़ाई लिखाई जिन भी व्यवस्थाओं से पूरी करते हैं उसके बाद रोजगार के लिए अभी तक देखा गया था कि वो लोग अपना प्रदेश छोड़ के बाहर जाते थे। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी ने 2017 से लेकर अभी तक के अपने 7.5-8 साल के कार्यकाल में ये हर संभव कोशिश करी है कि हमारे प्रदेश का युवा नौजवान जिसके अंदर इतना टैलेंट है कि वो अपने प्रदेश के अंदर अपने लिए स्वरोजगार जोड़ सकता है, वो बाहर ना है। ये प्रदेश सरकार की पहली प्राथमिकता रही है। पलायन की जहां तक बात होती है, देखिए
पूर्व के अगर आंकड़ों को हम देखें, उसके बाद से अगर हम 7.5-8 साल के आंकड़े उठाए तो पलायन में रिवर्स पलायन भी खूब हुआ है, और जो पलायन के लिए जो संख्या पहले बाहर जाती थी प्रदेश से, वो यहाँ स्वरोजगार ढूंढते हुए पलायन भी रुक रहा है। अब हम बात करते हैं इन कंपनियों की, इन उद्योगों की, जिन इकाइयों के सब्सिडी रुकने की बात हो रही है। देखिए, अभी तक हम जब भी इस मुद्दे पे चर्चा करते थे, विपक्ष के साथी हमेशा एक ही बात बोला करते थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में इस प्रदेश के अंदर उद्योग लगे ही नहीं। जो उद्योग लगे हैं 2002 से 2007 के बीच में लगे, तो वो हमारी इन उद्योगों पे जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जो व्यवस्थाएं करी गई, चाहे इन्वेस्टर्स ग्लोबल समिट के माध्यम से करी गई, या बार बार इन्वेस्टर्स को यहाँ लाके और जगह जगह पे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी के द्वारा अन्य राज्यों में बल्कि विदेशों में भी जाके यहाँ वहां के इन्वेस्टर्स को यहाँ लाने के लिए उनसे बातचीत करके व्यवस्था देने की बात की जा रही थी। अब जब इन्वेस्टर्स यहाँ पर हैं और उनको सब्सिडी किन्हीं कारणों से नहीं मिल रही है, उन कारणों में खासतौर पे देखा गया है कि केंद्र सरकार ये नहीं कह रही आपको सब्सिडी नहीं देंगे। केंद्र सरकार ये कह रही है कि जो मानक आपको सब्सिडी दिलाते थे, उन मानकों को आप पूरा कीजिए, सब्सिडी ले लीजिए। अगर किसी तरह से कोई उद्यम साथी अगर हमारा नहीं वो अपने मानक पूरे कर रहा है, या 2017 के जो टाइम उसमें दिया गया था उसमें अपना रजिस्ट्रेशन उसने नहीं कराया, फिर भी वो सब्सिडी की मांग कर रहा है, तो देखिए नियमों का उल्लंघन करके भारतीय जनता पार्टी ऐसे सब्सिडी नहीं देने वाली। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि जब केंद्र सरकार ने इस तरह के मानकों को पूरा करने की बात प्रदेश सरकार को लिखे, तो प्रदेश सरकार ने भी त्वरित कार्रवाई करते हुए अपने उन उद्यमी साथियों को यह आश्वस्त किया है कि आपकी तरफ से जो भी आप लोगों की कार्रवाई में किसी तरह की मदद सरकार से चाहिए, वो मदद आपसे करा के आपके अगर मानक पूरे होते तो आपको सब्सिडी मिलेगी। तो ये किसी तरह का भ्रम खासतौर पे इन्वेस्टर्स पे ना फैलाया जाए, ना किसी तरह का झूठ फैलाया जाए कि आपको ये सब्सिडी नहीं मिलने वाली है। अगर उनके मानक ठीक होंगे, वो पात्र होंगे, तो उनको अवश्य सब्सिडी मिलेगी। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहना चाहता हूं। दूसरी बात, ये जो बार बार इन्वेस्टर समिट की बात आती है, हम लोगों को ये समझना होगा कि प्रदेश का पहला मुखिया ऐसा इस मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर धामी इस प्रदेश को मिले हैं कि उन्होंने 3.5 लाख के एमओयू साइन करके इस प्रदेश के अंदर उद्यम लाने की कोशिश की है। अगर इन उद्यमों को लाने की कोशिश करिए, आज हम 24 साल इस उत्तराखंड के नए राज्य बनने के बाद देख रहे हैं, इस पृथक राज्य में हमने आज तक कभी ऐसी कोशिश किसी मुख्यमंत्री के द्वारा देखी? अगर कोई मुख्यमंत्री कोशिश कर रहा है, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ हम उसको यहाँ पे जाके डिमोरलाइज करें या हम किसी तरह का भ्रम या झूठ फैलाएं जनता के बीच में। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। जितने उद्योग इस प्रदेश के अंदर लगे, अगर उनके मानक पूरे होंगे, वो सही अपनी कार्रवाई कर रहे होंगे, उन मानकों के तहत आएंगे, पात्र होंगे, तो केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार उनको जरूर सब्सिडी दिलाएगी। ये मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं। ठीक है, सब्सिडी की बात तक ठीक था, लेकिन कहीं ना कहीं बड़ी वजहें हैं, व्यापारी वर्ग भी परेशान है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है जिसको आपने जोड़ा नहीं। सब्सिडी की बात आ गई और बेरोजगारी पलायन पर हमने अभी कल भी इसी मुद्दे पर चर्चा की थी। लगातार अभी यही मुद्दा उत्तराखंड में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से बेरोजगार युवा जो हैं वो लगातार सरकार से सवाल पूछ रहे हैं और जिसका सरकार कोई जवाब नहीं दे रही है। अभी व्यापारियों के साथ भी वही हालात हो गए हैं। चलिए ठीक है, शांति प्रसाद भट्ट जी का रुख कर लेते हैं। शांति प्रसाद जी, सरकार कह रही है कि हम तो हर वर्ग को खुश कर रहे हैं, लेकिन यहां तो कुछ और ही हो रहा है। गरिमा जी, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मुझे लगता है कि केंद्र को ओवरलेप कर रहे हैं। केंद्र का पत्र है 30 जुलाई 2024 का, जिस पर उन्होंने राज्य सरकार को पत्र लिखकर स्पष्ट कहा है कि आपकी 620 इकाइयां जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, वो इस स्कीम के लिए पात्र ही नहीं है। तो जब वो पात्र ही नहीं है, तो मेरे भाई राजेश जी किस तरह से कह रहे हैं कि हम उनको दिलाएंगे? भाई, ये जो केंद्र सरकार का औद्योगिक विकास स्कीम 2017 की स्कीम है, इसके तहत ये दिया जाना था, लेकिन नहीं दिया गया है। इससे प्रदेश को ही तो नुकसान होगा। और मैं तो पंडित आनंद 2002 में जब उन्होंने सिटकुल और पिटकुल इन सब की स्थापना की थी, तो यही भावना के साथ उन्होंने स्थापना की थी कि यहाँ रोजगार का सृजन होगा। लेकिन आप केवल ये उत्तराखंड की बात नहीं है, आप केंद्र में भी देखिए, जब मोदी सरकार ने मेक इन इंडिया लॉन्च किया था स्कीम, वो स्कीम पूरी तरह फ्लॉप हो गई, फेल हो गई, क्योंकि यूपीए सरकार के दौरान 2013-14 तक में जो मैन्युफैक्चरिंग में जीडीपी में जो हिस्सेदारी थी वो 17.3% थी, वही लगभग आज है। मतलब कहने का यह है कि कांग्रेस सरकार में किए विकास पर ही भारतीय जनता पार्टी रेंग रही है, ये अपने आप कुछ नहीं करने वाली है। इसलिए जब तक ये अपने जो इनके दोस्त हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के जो दोस्त हैं,
उनकी दोस्ती छोड़कर देश और प्रदेश के लिए काम करेंगे, तभी चीजें ठीक होंगी। जब तक अपने दोस्तों के लिए करेंगे तब तक निवेश आने वाला नहीं है। निवेश तब आएगा जब देश हित में और प्रदेश हित में सोचकर आप काम करेंगे, तब निवेश आएगा। वरना निवेश तो भाग रहा है, कहीं चाइना भाग रहा है, कहीं दूसरी तरफ भाग रहा है। आप जब विदेश में जाते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, तो केवल दोस्तों के लिए काम करते हैं। हमारा ये सीधा आरोप है। आप देश के लिए काम करिए, तब आपका निवेश बढ़ेगा, प्रदेश में भी बढ़ेगा, यहां भी बढ़ेगा। 714 में से आपने 620 की सब्सिडियां बंद कर दी। भाई जब उनकी सब्सिडियां बंद कर दी तो भागेंगे इधर उधर। जब भागेंगे तो रोजगार कम होगा, लोग बेरोजगार होंगे। अभी सरकार ने बजट सत्र में कहा था कि 78,000 पद तो सरकारी रिक्त है, उनको तो आप भर नहीं रहे हैं। अब कोई विज्ञप्तियां निकाल रहे हैं तो वो मिनी विज्ञप्तियां निकाल रहे हैं, एक बल्क में कोई विज्ञप्ति नहीं निकाल रहे हैं। अकेले हरीश रावत जी की सरकार में 32,000 नियुक्तियां हुई हैं गरिमा जी, लेकिन ये सरकार पता नहीं कैसे काम कर रही है। 2-3 साल इस सरकार का निकल गया, बाकी साल जो 1-1.5 बचा वो चुनाव में निकल जाएगा, बस फिर देखते रहिए आप, कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए केंद्र सरकार का ये राज्य पर बड़ा कुठाराघात है जो इन्होंने इन इकाइयों की सब्सिडियां बंद की। ठीक है, आपके पास में लौटेंगे, अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले सीधा दर्शकों को हरियाणा के पलवल लेकर चलते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं। दूर रखने वाले हैं साथियों। यहां हरियाणा में कांग्रेस के भीतर जो कलह मची है, हरियाणा के लोग इसे भी देख रहे हैं। कांग्रेस से सबसे अधिक नाराजगी तो दलित, पिछड़े और वंचित समाज की है। दलित समाज ने भी ठान लिया है, बापू बेटे की राजनीति को चमकाने का अब दलित मोहरा नहीं बनेंगे। वो देख रहा है कि कैसे भाजपा सबको अवसर दे रही है। हमारे मुख्यमंत्री सैनी जी बड़ी विनम्रता के साथ सबको साथ लेकर चल रहे हैं। साथियों, कांग्रेस ने 60 साल 70 साल तक देश पर राज किया। इतना मौका मिलने पर भी कांग्रेस ने देश के लोगों को तरसा कर रखा। सड़क, बिजली, पानी, शौचालय, पक्के घर, एक बहुत बड़ी आबादी मूल सुविधाओं से वंचित थी। कांग्रेस के भ्रष्टाचार का हाल ये था कि 1 रुपया अगर दिल्ली से निकलता था तो गरीब के घर तक जाते जाते 15 पैसा हो जाता था। देश पूछ रहा है, ये वो कौन सा पंजा था जो 1 रुपये को घिस करके 15 पैसा बना देता था। गरीबों के हक को लूटने वाले गरीबी हटाने का नारा देते थे। कांग्रेस ने देश के लिए जरूरी हर विषय को उलझाए रखा। वो उलझाने में एक्सपर्ट रहे हैं। कांग्रेस ने अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनने दिया। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में बाबा साहब आंबेडकर का संविधान पूरी तरह से लागू नहीं होने दिया। उसने हमारी बहनों को संसद और विधानसभा में आरक्षण से वंचित रखा। उसने हमारी मुस्लिम बहनों को 3 तलाक की समस्या में उलझाए रखा। यानी कांग्रेस ने देश की
देशवासियों की समस्याओं का समाधान नहीं किया, बल्कि अपने बेटे बेटी, अपना परिवार, उसको स्थापित करने में ही पूरी की पूरी शक्ति लगा दी। साथियों, आज मैं पूरे देश के सामने, पूरे हरियाणा के सामने एक सवाल रख रहा हूं। आखिर ऐसा क्या है कि कांग्रेस इतना कुछ गलत कर रहे हैं, इतने सारे पाप कर चुके हैं, फिर भी सरकार बनाने के सपने देखते हैं? मैं आपको बताता हूं कि आखिरकार कांग्रेस को ये सपने देखने की हिम्मत कहां से आती है। दरअसल कांग्रेस को लगता है कि भाजपा के समर्थकों, ये सारे देशभक्ति से भरे हुए लोग हैं। ये देशभक्ति से भरे हुए लोगों का, उनको भ्रमित करना, उनको तोड़ना, उसका कुछ रास्ता उनके दिमाग में चलता रहता है। आपको तस्वीरें दिखा रहे थे हरियाणा के पलवल से, जहां पर प्रधानमंत्री पहुंचे हुए थे। और एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं धी। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं बेरोजगार पलायन और व्यापार को लेकर। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए दीपक रावत जी के पास पे चलते हैं। केंद्रीय प्रवक्ता है उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से, उनका रुख कर लेते हैं। दीपक जी, आपने सुना दो बड़े दलों की ओर से, चाहे सत्ता पक्ष हो या मुख्य रूप से विपक्ष में बैठे कांग्रेस की प्रतिक्रिया, लेकिन बड़ी बात यह है कि आम जनता को राहत तो नहीं मिल रही है। बेरोजगारी, पलायन, सब कुछ चल रहा है, व्यापार भी बेरोक टोक हो रहा है, लेकिन असंतुष्ट सब नजर आ रहे हैं। दीपक रावत जी, अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं मिल रही है। हेलो जी, गरिमा जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ बोलिए सर, बोलिए। गरिमा जी, एक चीज तो स्पष्ट है कि जिस प्रकार से 714 में से 620 कंपनियों की सब्सिडी बंद करी गई है, और आज जब हम चर्चा कर रहे हैं तो जो सरकार है, राज्य सरकार है, इसको ये अनभिज्ञता दर्शा रही है कि इन्हें कुछ पता ही नहीं है। ये कैसे संभव है कि जिस राज्य में ये इकाइयां स्थापित हैं, उस राज्य में वाणिज्य मंत्रालय को ये पता ही नहीं है कि वो मानक के अनुरूप चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। और केंद्र से जब पत्र आता है, जिसका संज्ञान अभी हमसे पहले कांग्रेस को उनका, तब जाके इनको समझ में आता है कि बहुत सारी इकाइयों का अब भविष्य में जो है सब्सिडी रुक जाएंगी। देखिए, इससे दो स्थितियां उत्पन्न वाली है गरिमा जी। एक, आर्थिक नुकसान इस प्रदेश को होने वाला है यदि इनमें से एक भी इकाई बंद होती है। एक भी बोल रहा हूं, यदि 620 में से आधी से ज्यादा 620 बंद हुई, तब कितना आर्थिक नुकसान होगा, इसका आकलन करना तो बहुत मुश्किल है। दूसरा, बेरोजगारी बढ़ेगी। जिस रोजगार के बारे में भारतीय जनता पार्टी अपने कसीदे गढ़ती है कि उन्होंने राज्य में इतना रोजगार दिया, अगर ये इकाइयां बंद होती हैं तो बहुत से स्थानीय रोजगार, जिसका आंकड़ा सरकार के पास नहीं होगा कि इन इकाइयों में कितने स्थानीय लोग हैं जो रोजगार कर रहे हैं, ऐसा कोई भी आंकड़ा मुझे तो लगता है कि सरकार के पास होगा। लेकिन फिर भी जो भी लोग बेरोजगार होंगे, वो कहीं ना कहीं पर उनको नुकसान होने वाला है, चाहे वो स्थानीय लोग हो, प्रदेश के लोग हो, निवासी हो, या प्रदेश के बाहर रहने वाले हो। लेकिन ये दोनों ही चीजें ऐसी हैं जिसका जो भरपाई है वो मुझे लग रहा है मुश्किल है। और जिस प्रकार से पत्र आया है इस साल, मुझे तो नहीं लगता कि जो स्थिति है अब जाके इन सब्सिडी मिलने वाली है। और जो 2017 में जिस प्रकार से जो हमारे औद्योगिक घराने हैं उनको आकर्षित किया गया था, बड़े बड़े जो घराने हैं या इंडस्ट्रीज हैं, उनको यहाँ पर आकर्षित किया गया था, वो यहाँ पर अपनी इकाइयां खोले। और गरिमा जी, ये वो इकाइयां हैं जो सिर्फ सब्सिडी को ही, जो छोटे मोटे प्रोडक्ट बनाती हैं उसमें जो उनको सब्सिडी मिलती है, उसका जो लाभ मिलता है टैक्स में, टैक्स सेविंग का जो लाभ मिलता है, उसके लिए वो अपनी इकाइयां लगाती हैं और मैक्सिमम ज्यादा प्रोडक्शन उत्तराखंड से करती है, ताकि उसमें ज्यादा से ज्यादा वो लाभ कमा सकें। और अगर ऐसी स्थिति लगातार बनी रही कि मानकों के अनुरूप अगर उनको सब्सिडी नहीं मिली या आगे भी ऐसे चलता रहा, तो वो बहुत जल्द जिस प्रदेश में ऐसा होगा वो वहां चली जाएंगी।
ये सिर्फ आकर्षण के कारण आती हैं और आकर्षण के कारण ही कहीं और शिफ्ट हो जाएंगी। ऐसी स्थिति में भी नुकसान जो है वो राज्य का ही होने वाला है। तो ये चीजें बड़ा आश्चर्य हो रहा है ये जानकर कि राज्य सरकार के विभाग को इस प्रकार में ज्ञात ही नहीं था कि 2017 में जो इतनी सारी इकाइयां लगी थी, उसके बाद आज जो इनकी स्थिति है वो मानकों के अनुरूप चली नहीं रही है, या अपने कागज जमा ही नहीं कर पाई है। और अगर इसके बारे में समय रहते पता चल जाता तो शायद केंद्र से इस प्रकार का पत्र राज्य को प्राप्त नहीं होता। और ऐसी स्थिति के लिए पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार को लेनी पड़ेगी। और रही बात जो विषय आ रहा था कि इन्वेस्टर समिट का, तो आज हमारे भारतीय जनता पार्टी गरिमा जी प्रवक्ता जी तो 2023 का इन्वेस्टर समिट याद दिला रहे हैं, लेकिन 2018 के इन्वेस्टर समिट का क्या हुआ? उसका जो 70 करोड़ का जो एमओयू हुए थे वो धरातल में कहाँ उतरे? अब यही तो स्थिति है ना कि आप बोलते हैं, अखबारों की हेडलाइन बन जाते हैं, लेकिन जब धरातल में आता है तो ये स्थिति होती है कि कुछ भी नजर नहीं आता। अगर 3.5 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए हैं, इसमें से आधे भी अगर इस प्रदेश में लग गए तो इस प्रदेश की आर्थिक स्थिति बहुत हद तक सही हो सकती है। लेकिन गरिमा जी, यूकेडी पूरा निश्चित है कि आप जिस प्रकार आप भी देखिएगा और हम भी देखेंगे कि एक और इन्वेस्टर समिट आने को हो जाएगा, लेकिन 2023 का आपको आंकड़ा कुछ भी नहीं मिलने वाला। ये स्थिति लगातार वर्तमान में, चाहे वो कांग्रेस सरकार रही हो या भारतीय जनता पार्टी सरकार रही हो, ये दोनों ही सरकारें इस तरह का कुछ न कुछ गड़बड़झाल करती रहती है और उसका नुकसान यहाँ के मूल निवासियों को, यहाँ के देश की जनता को, राज्य की जनता को भोगना पड़ता है। चलिए ठीक है, अरुण शर्मा जी हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अरुण जी, आपने सभी की बात को सुन लिया होगा। आखिर क्या है, क्योंकि बेरोजगार तो परेशान ही हैं, व्यापारियों को भी बड़ा झटका एक बार फिर से लग गया है और पहले भी शिकायतें सरकार से थी। हर किसी का कहना है कि आखिर राज्य सरकार क्या कर रही है। इन्वेस्टर समिट लगातार होते गए, इसके पहले कांग्रेस के वक्त के इन्वेस्टर समिट को याद किया जा रहा था, लेकिन अभी जो सत्ता पक्ष के दौरान ही हुए, इनके भी एमओयूज हजारों करोड़ों के एमओयूज थे सर। जब आप नंबर पर आते हो तो इस तरीके की संख्या बताई जाती है आम दर्शकों को कि इतने सारे एमओयूज साइन हुए हैं, लेकिन व्यापारी तो जस का तस है और उतना ही परेशान है। गरिमा, उत्तराखंड में अगर हम औद्योगिक विकास की बात करें तो पंडित नारायण दत्त तिवारी के समय में कई जगह पे उत्तराखंड के देहरादून के सेलाकुई में कहें, हरिद्वार कहें, उधम सिंह नगर में कहें, नैनीताल में कहें, कई जगह सिडकुल बनाए गए थे। और उन सिडकुलों में क्योंकि तिवारी जी के अपने संपर्क थे, तिवारी जी ने उन अपने संपर्कों के जरिए उद्योग धंधों को उत्तराखंड में आकर्षित किया और यहाँ उनकी स्थापना करवाई। ये सही बात है कि उस टाइम डॉक्टर मनमोहन सिंह की केंद्र सरकार ने 2004 से 2014 तक उत्तराखंड को औद्योगिक पैकेज दिया था, जिसमें तमाम तरह की छूट थी और उन छूट की गतिविधियों से आकर्षित होकर यहाँ उद्योग आए थे और तमाम बड़े उद्योग लगे। मुझे याद है कि जब हरिद्वार में एक बार तिवारी जी हम सबको ले गए थे, महिंद्रा के एक प्लांट का उद्घाटन था, तो हम सबको ले गए थे दिखाने के लिए कि आखिर उत्तराखंड के अंदर हो क्या रहा है। और उसके बाद धीरे धीरे 2014 के बाद वो सब्सिडियां और वो जो उद्योगों को विशेष पैकेज मिल रहा था वो खत्म हो गया। राज्य सरकारों ने कोशिश की कि उसको कंटिन्यू करवाया जाए, लेकिन विभिन्न कारणों से केंद्र से वो कंटिन्यू नहीं हो पाया। तो उसके बाद अब ये एक नई खबर आ रही है, पिछले साल के इन्वेस्टर समिट के बाद, उस इन्वेस्टर समिट में हम भी थे, तमाम बड़े बड़े उद्योग घरानों के लोग वहां आए, प्रधानमंत्री भी आए और नितिन गडकरी भी आए, अमित शाह भी आए, तमाम बड़े नेता भी आए और उत्तराखंड के लिए तमाम घोषणाएं की गई। लेकिन अब ये नई खबर है कि 620 उद्योगों की सब्सिडी खत्म होने जा रही है या खत्म हो गई है। देखिए, सब्सिडी के कुछ मानक होते हैं, निश्चित तौर पर उद्योग धंधों को उन मानकों का पालन करना होगा, क्योंकि वो उन्हीं शर्तों में उद्योग धंधों की स्थापना भी हुई कि वो केंद्र के मानक और राज्य के मानकों का पालन करेंगे। और उन मानकों को पूरा न करने पर नोटिस आया, ये सही बात है। राज्य सरकार को उसके बाद पता लगा जब केंद्र से यहाँ नोटिस आ गया 620 उद्योगों को बंद करने का। और एक गंभीर बात है, हमारे उद्योग धंधों के लिए भी गंभीर बात है। और जैसा हमारे यूकेडी के साथी ने कहा
कि युवाओं के लिए भी गंभीर बात है, जो अब बेरोजगारी के कागार पर बैठ जाएंगे अगर वो उद्योग धंधे बंद हो गए। और उत्तराखंड में वैसे ही बेरोजगारी की दर बहुत ज्यादा है और सरकारी नौकरियों में इतने लोगों को नहीं खपाया जा सकता, तो निश्चित तौर पर लोग प्राइवेट उद्योग धंधों के भरोसे रहते हैं और उन्हीं से संबंधित कोर्सेज भी करते हैं, चाहे आईटीआई में करें या पॉलिटेक्निक में करें या और ट्रेड में करें, तो उनसे वो सीखते हैं और उसके बाद उनकी कामना रहती है कि उनको कहीं अच्छा रोजगार मिल जाए और उसी रोजगार की तलाश में जब वो अपने निकटवर्ती क्षेत्रों के उद्योग धंधों में काम करते हैं, लेकिन अगर अचानक से ये खबर आ जाए कि ये बंद हो जाएंगे, तो निश्चित तौर पर ये प्रदेश सरकार के लिए भी और उन युवाओं के लिए भी वज्रपात जैसे ही हालात है। अगर यह स्थिति होती है तो निश्चित तौर पर हमें आर्थिक रूप से भी नुकसान होगा और युवा लोग फिर सड़कों पे आ जाएंगे, एक नया मूवमेंट खड़ा हो जाएगा जो निश्चित तौर पर इस राज्य के लिए चिंताजनक है। इससे मुझे लगता है कि राज्य सरकार को भी और केंद्र सरकार को भी बहुत गंभीरता से इस बारे में सोचना चाहिए और इन उद्योग धंधों को के सर्वाइवल के लिए नए सिरे से प्रयास करने चाहिए। जी गरिमा। कि आखिर प्रयास कब होंगे राजेश जी? नए सिरे से प्रयास करना चाहिए, राज्य सरकार को जिम्मेदार मान रहे हैं लोग, इन्वेस्टर समिट पर सवाल पूछ रहे हैं लोग और सत्ता पक्ष चुप है, और आज से नहीं बहुत पहले से। जी देखिए, अभी जिस विषय पे हम बात कर रहे हैं ये बेशक बहुत गंभीर विषय है और इस गंभीरता को प्रदेश सरकार बहुत अच्छे से समझती है। अभी हमारे यूकेडी के विद्वान साथी ने कहा 720 में से 600 या 650 कंपनियों की सब्सिडी, 614 कंपनियों की सब्सिडी रुक गई। इनको स्क्रिप्ट दोबारा से पढ़नी होगी और इन्हें समझना होगा कि जो 714 कंपनियां, 750 कंपनियां, उनको सब्सिडी मिल चुकी है। तो 60% कंपनियों को सब्सिडी मिल गई है। तो जानकारी पूरी रखें, कुछ भी ना बोले डिबेट में, क्योंकि आपका चैनल बहुत प्रतिष्ठित चैनल है। आप जिम्मेदारी ना लें, सरकार जिम्मेदारी ना ले राजेश जी। ठीक है दीपक जी, ठीक है, अभी आते हैं, इसके बाद आते हैं, एक साथ बहस नहीं करनी है, एक एक करके सबको बोलना है। आदत ऐसी हो गई है कि झूठ बोलने की आदत हो गई और झूठ कोई टोके पकड़े तुम्हारा झूठ तो तुम चिल्लाने लगते हो। टाइम का इंतजार करो। झूठ मत चिल्लाओ, झूठ मत चिल्लाओ ना। दीपक जी आप लिखिए पॉइंट्स, आपके पास में आऊंगे तब काउंटर कीजिएगा, प्लीज आपस में बहस मत करिए। नहीं दिखेंगी। दीपक जी प्लीज आपस में बहस नहीं करिए। दीपक जी म्यूट कर लीजिए। राजेश जी प्लीज थोड़ी देर के लिए शांत हो जाए, ठीक है? आपके पास में वापस लौटेंगे। हरियाणा के सोनीपत में इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। दुख हो मगर चेहरे पे दुख नहीं दिखेगा, डरते किसी चीज से नहीं है, यह कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता है। आप जानते हो। अच्छा, कुछ साल के लिए बीजेपी वालों ने आक्रमण किया, थोड़े से जो कांग्रेसी डर गए वो भाग गए, आपने देखा होगा। मगर ये लोग नहीं डरे, किसी से नहीं डरे, आप भी नहीं डरे। तो कांग्रेस का कार्यकर्ता खुश रहता है, जनता की आवाज सुनता है और डरता किसी से नहीं है। इसीलिए मैं उसे टाइगर कहता हूं, शेर, और हमारी शेरनियां भी दिख रही हैं यहां पे। भाई और बहनों, लड़ाई इसकी है। ये संविधान जो है ये अंबेडकर जी की देन है, महात्मा गांधी जी की देन है, और इसी के लिए कांग्रेस पार्टी लड़ी थी। कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता इसके लिए मरे हैं और आज यही सवाल है। सवाल यह है, बीजेपी इसको खत्म करना चाहता है। जो भी वो करते हैं इसको कमजोर करने के लिए करते हैं, चाहे वो अदानी की मदद हो, अग्निवीर योजना हो, जो भी इनका काम है ये इसको कमजोर करने का काम करते हैं। और जो भी हम करते हैं, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा,
चाहे मनरेगा हो, भोजन का अधिकार हो, किसानों का कर्ज माफ हो, जो भी हम करते हैं हम इसकी रक्षा करने के लिए करते हैं। यह फर्क है। हाथ जोड़ते हैं मगर फिर 24 घंटे जो अम्बेडकर जी का सपना था उसको नष्ट करने में, खत्म करने में लगा देते। लड़ाई इसी बात की है। और आज मैं आपको यही बताने आया हूं कि राजनीतिक लड़ाई आज हिंदुस्तान में विचारधारा की लड़ाई है। यहां पे दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक आरएसएस बीजेपी जो इसको खत्म करना चाहते हैं, जो जाति जनगणना नहीं चाहते हैं, जो रिजर्वेशन को खत्म करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी जो इसकी रक्षा करती है, मर जाएगी मगर इसकी रक्षा करेगी। जिन्होंने आपको रिजर्वेशन दिया, जो रिजर्वेशन को 50% से आगे बढ़ाने का काम करने जा रही है, और जो जाति जनगणना का वायदा करी है और पूरा करेगी उस वायदे। तो लड़ाई इन दोनों शक्तियों के बीच में है। और हरियाणा इस लड़ाई में, इस बड़े युद्ध में एक युद्ध है। अभी आपने मुझे जलेबी दी, कहा है जी नहीं हो, नहीं हो, डब्बा डब्बा भेजा। मैंने कहा प्रियंका को जलेबी बहुत अच्छी लगती है। मुझे आमतौर से दूसरी मिठाई अच्छी लगती है, मगर जैसे मैंने ये जलेबी चखी, मैंने प्रियंका को सीधा मैसेज मारा, मैं पढ़ लेता हूं जो मेरे फोन पे है। मैंने कहा प्रियंका, तो हरियाणा के सोनीपत से आप सुन रहे थे राहुल गांधी को, जिनकी ओर से बड़ी बातें कही गई हैं। वापस अपनी चर्चा का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ में खास मेहमान बने हुए राजेश जी, अपनी बात को पूरा कीजिए। और प्लीज दीपक जी थोड़ी देर के लिए शांति बनाए रखिएगा। आपके पास लौटेंगे, आपकी बारी आएगी, आप सारी चीजों पर काउंटर कर सकते हैं। बोलिए सर। राजेश गरिमा जी, गंभीर है जिस विषय पे उत्तराखंड के नौजवानों का भविष्य अधर पर है, जिस विषय पे इतनी गंभीर चर्चा हो रही है, यहाँ पे केंद्रीय प्रवक्ता होने के नाते अपनी बात की गंभीरता को और उसके वजन को समझने की बहुत सख्त आवश्यकता है। आप लोग बात क्या बोल रहे हो, उसकी गंभीरता से आपको कोई लेना देना नहीं। इस बात से समझ आता है कि आपको अरे शांति रखो भाई, विषय मैं नहीं हूँ, विषय मैं नहीं हूँ राजेश जी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है दीपक जी, ठीक है, मैं शांत करा रही हूँ, आप थोड़ी देर के लिए शांत रहिए। और राजेश जी प्लीज आप मुद्दे पर आइए। हो गई व्यक्तिगत टिप्पणी। दीपक जी आप शांत हो जाइए, मैं शांत करा रही हूँ। दोनों लोग बोलेंगे तो इस तरीके से डिबेट नहीं होती। प्लीज शांत हो जाइए। और राजेश जी आप मुद्दे पर आ जाइए। हो गया, देखिए आप। हाँ ठीक है राजेश जी, मुद्दे पर, सीधा मुद्दे पर, कोई बात नहीं दीपक जी के बारे में। मुद्दा जब हम इस नेशनल टीवी पर बैठे हैं, इस प्रदेश के युवाओं की बात कर रहे हैं, तो आंकड़े हमें सही देने होंगे। अगर आप गलत आंकड़े देंगे तो उसको सुधारने का काम हमारा है। हाँ ठीक है सर, आंकड़े सरकार की ओर से कितने सही आ रहे हैं ये हम देख रहे हैं, उसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं। बेरोजगारी, पलायन, ये सब आंकड़े आपको नहीं दिखते? अभी उनसे आगे बढ़िए, अब मुद्दे पर आइए सर। मैं गरिमा जी 714 में से जो व्यक्ति यहाँ बैठकर कहेगा 620 कंपनियां बंद होने के कगार, मुझे वो आंकड़े ठीक करने होंगे।
तो अगर सर ये सिर्फ व्यापारी ठीक से सड़कों नहीं पर ये क्यों मुद्दे है? पे ये गरीब बच्चे व्यापारी नहीं बोलने सड़कों पर वाले। क्यों? घर से दीपक debate जी का हम मैं लोग आपसे बोल रही हूँ ना, आप चुप हो जाइए। दूसरी बात, हमने अभी जीडीपी की बात करी। जीडीपी में अगर 2004 की बात, 2007 की बात, 2010 सर आप की हम जीडीपी की करें- बात कर रहे हैं, आप अपने प्रदेश की बात कर लीजिए ना। आपके प्रदेश में युवाओं को रोजगार मिल गया, आपके प्रदेश में युवा क्यों सड़कों पर निकलकर रैली करने को मजबूर हैं? जीडीपी की बात हुई, आंकड़ों में तो आपने बहुत सारी भर्तियां निकाली हैं। पे ऑब्जेक्ट क्यों नहीं करा जब जीडीपी की नहीं गई? तो देश की जीडीपी के बाद अगर भारत तीसरे नंबर पर है, मेरा विषय जरूरी जीडीपी में नहीं है। ये देखो, इन सबसे बुलवा लीजिए मेरी बारी में भी गरिमा जी, मैं चुप हो जाता हूं। सर आप जीडीपी पर मत बोलिए ना, आप उत्तराखंड में बेरोजगारी, पलायन और व्यापारियों की परेशानी को लेकर बोल दीजिए ना। वो उस पर आपके पे पास जब ये कांग्रेस सत्ता के पक्ष जनरलाइज बातें करने से ऊपर नहीं बढ़ पा रहा है। अब जीडीपी पे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी ने कहा, आपने क्यों ऑब्जेक्ट नहीं करा? आपने बोलना सर जवाबदेही आपकी है, ठीक है, आपसे हर कोई यहाँ पर बैठा सवाल पूछ सकता है, चाहे कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो या पत्रकार हो, या आपके प्रदेश की जनता है। विपक्ष से आगे बढ़कर भी सोचिए। जी, जब मैं बोल रहा हूं तो उस बात को पूरी तो होने दीजिए। बिल्कुल पूरे होने दे, लेकिन मुद्दे पर आइए आप। मुद्दा वही है, जीडीपी हाँ। पे जब बात हुई तो जीडीपी पे भारत तीसरे नंबर पे, ये मैं बताना चाहूंगा जब जीडीपी पे सवाल उठेगा। ठीक रही है। यहाँ पे अब कंपनियों की बात हम उत्तराखंड के कर रहे हैं, व्यापारियों की साढ़े- ये स्थिति क्यों है? एमओयूज का क्या हुआ? इतने सारे नहीं है, समिट्स स्थिति हुए थे, बिल्कुल उसको ठीक है। लेकर कितनी स्थिति कंपनियां आज स्टैंड अप हो गई हैं उत्तराखंड में? कंपनी में 330 कंपनियां स्टैंड अप हो गई। 8 महीने में कंपनियां खड़ी नहीं होती हैं, ये आप भी जानती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना समय लगता है, एक घर बनाने में हमारे को एक ये साल लग बातें जाता है। ये बातें आप ये बातें इन्वेस्टर समिट के वक्त तो नहीं बताई जाती, इसके पहले के इन्वेस्टर समिट को लेकर भी आम जनता में गुस्सा था। तभी भी जनता यही कह रही थी ना कि भाई पहले वाले समिट से क्या फायदा हुआ, राज्य के पैसों का नुकसान हुआ। कांग्रेस की लाइन मत बोलिए आप, मैं बता देता सर मैं कांग्रेस की लाइन नहीं बोल रही हूँ, मैं बोलूँ तो मैं भी कांग्रेस की लाइन बोल रही हूँ। आप 8 महीने में ये नहीं कह सकते कि कंपनियां खड़ी नहीं हुई। एमओयू की कंडीशंस कंपनीज के साथ तय हुई है, वो कंपनी और सरकार के बीच का मामला है। जब कंपनी को ऑब्जेक्शन नहीं है ठीक वहां है, यानी अभी उस आपको MOU को वक्त लग रहा है, तय ठीक है, करके अभी तैयार वक्त हुई लग है। रहा है, वक्त के बाद भी हम देख लेंगे। उसके पहले हमने समिट में भी देखा है कि क्या देखिए, स्थिति हुई है। चलिए ठीक है, जमीन में हो रहा है और जमीन में सारे बेरोजगार युवा जानते हैं, एमओयू वाली कंपनियां जानती हैं, इसलिए कुछ भी बोल देने से बात सही और गलत नहीं हो जाएगी। जो सही हो रही है वो जमीन पर चल रही है और पूरे प्रदेश की जनता उस बात को जानती है। सर तो लेकिन यहाँ पे झूठ किसी के भी फैलाने से बनेगी नहीं हमने बात। 2 दिन पहले बेरोजगारी को लेकर चर्चा की है, जिसमें देखिए, बेरोजगार बेरोजगारी का संघ के मुद्दा, अध्यक्ष भी बैठे बेरोजगारी थे। का ये मुद्दा सब हर कहां प्रदेश से का- आ रहे हैं सर? ये आसमान से थोड़ी आ रहे हैं, ये आपके प्रदेश की जनता है। और अगर ये रैली, धरना, आंदोलन करने पर मजबूर है तो इनके पास रोजगार नहीं है। ये आपसे आंकड़े मांग रहे हैं कि आपने कितनी भर्तियां निकाली और कितनी असल में हुई है। भर्तियां निकाल देना भी आसान है। भर्तियां जो निकली हैं 16.5 भर्तियां अगर सरकारी सर्विसेज भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं तो एक्सेप्ट करना होगा, उसको काउंटर नहीं कर सकते आप। और पीछे 2024 से पीछे के आंकड़े चेक कीजिए ना, वो भी रखिए ना सामने कि 16,000 24 से भर्तियां पहले बीजेपी आप सरकार ने ही दी थे नहीं सर, दी। 24 से पहले भी आप ही थे। आप डबल इंजन की सरकार के साथ में, आप खैर व्यक्तिगत मुझसे बहस करें वो एक अलग चीज है, लेकिन आप 10 सालों से प्रदेश में, और तब भी अगर आप ये कह रहे हैं तो फिर आप सत्ता पक्ष किसी और दल से सवाल नहीं पूछ सकते। सबसे पहले आपकी जवाबदेही है। चलिए ठीक है, अब अन्य लोगों को भी जोड़ लेते हैं। ठीक है, आपके हिसाब से अभी वक्त है ना इन्वेस्टर समिट के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा होने में, तो ये बात भी आम जनता को बताई जानी चाहिए। उस वक्त बहुत बड़े बड़े सपने क्यों दिखा दिए जाते हैं? हजारों एमओयूज जब नंबर आता है ना सामने तो आम जनता को लगता है कि वाह क्या बात है। गलत सपने क्या गलत दिखाए? अगर उनको कहा है कि हम लोग पूरा सच बताना भी जिम्मेदारी होती है सर, ठीक है। क्या ये आम जनता नहीं जानती है कि इन्वेस्टर समिट के बाद जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो उसमें समय लगने वाला है? चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, आएंगे आपके पास में। और मेहमान है उनको जोड़ते हैं। दीपक कांग्रेस से शांति प्रसाद जी हैं, शांति भट्ट जी हमारे साथ में। जी शांति जी, कुछ कह रहे थे आप? अभी जो अरुण भाई साहब ने बातें कही हैं वो बहुत विद्वान पत्रकार हैं, समसामयिक विषयों पर उनकी पैनी नजर रहती है, और जिन बातों को उन्होंने कहा है मैं उन बातों को आत्मसात करते हुए आगे कह रहा हूं। पंडित नारेंद्र तिवारी जी ने जब सिडकुल की स्थापना की तब हरिद्वार, देहरादून, सेलाकुई, कोटद्वार, सितारगंज, काशीपुर और 7 एकीकृत औद्योगिक एस्टेट विकसित किए थे। और जो बात अभी राजेश जी कह रहे हैं डाटा की हमारे यूपीडी के साथी के लिए, तो मैं इन्हें डाटा बता देता हूं। अल्मोड़ा में 29, चमोली में 1, चंपावत में 3, देहरादून में 95, पौड़ी में 34, हरिद्वार में 251, नैनीताल में 37, रुद्रप्रयाग में 3, टिहरी में 24, उधम सिंह नगर में 134, उत्तरकाशी में 3। 620 औद्योगिक इकाइयों की जो आईडीएस स्कीम के तहत सब्सिडी मिलनी थी वो इस सरकार ने उनको अपात्र घोषित कर दिया है। और जब अपात्र घोषित कर दिया है तो कितनी बेरोजगारी बढ़ेगी? नारेंद्र तिवारी जी के समय की औद्योगिक नीति देखिए, तिवारी जी ने कहा था कि 70% स्थानीय लोगों को रोजगार देना होगा और वो दिया गया था।
हमारे समय में 41,216 लघु उद्योग लगे और लगभग 200 बड़े उद्योग लगे, जिनमें से कि लगभग 55-60 हजार लोगों को रोजगार मिला था। सरकारी रोजगार अलग हैं। तो इसलिए राजेश जी इस तरह की बातें ना करें। आपकी सरकार है और डबल इंजन की सरकार है। लोग बेरोजगार जब धरने पे बैठते हैं आप उन पर खूब लाठियां भांजते हैं। आपकी सरकार में अभी जब आप 4 मंत्री पदों को नहीं भर पा रहे हैं तो बेरोजगारी को क्या खत्म करेंगे ये हम समझ सकते हैं। एक मंत्री पे आय से अधिक संपत्ति का मामला चल रहा है, अभी 7 दिन बाकी है, उस पर आप क्या निर्णय लेते हैं आपका चाल चरित्र चेहरा पता लग जाएगा। और आप लगातार बेरोजगारों पर कुठाराघात कर रहे हैं वो जनता देख रही है। अभी 78,000 पदों की तो बात आपने बजट सत्र में खुद ही स्वीकार की है कि वो रिक्त पड़े हुए हैं, उनको तो भरने का वादा आप में है नहीं। ठीक है। 4 महीने से तो मुख्यमंत्री जी को प्रधानमंत्री का समय दे नहीं रहे मिलने का। तो एक नेतृत्व होता है, जैसे नारायण दत्त तिवारी जी का एक फेस था, एक नेतृत्व था, तो प्रधानमंत्री जी भी उनकी बात मानते थे। आज का नेतृत्व ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री जी के पास चले जाएं और कुछ लेकर आ जाएं। अरे भाई 5-8 सांसद आपके हैं, बहुमत की आपकी यहाँ सरकार है, केंद्र में आपकी और हर एक सरकार है, चुनाव में बगल जनता में आपका आपकी समर्थन सरकार। कर रही है। बिल्कुल, मैं जवाबदेही पहले उनसे मांगती हूँ, ऐसा नहीं है। हालांकि कांग्रेस पार्टी के पास भी लंबा वक्त रहा है चीजों को बेहतर कर पाने का, उस वक्त भी चीजें बहुत बेहतर नहीं हुई शांति भट्टी, लेकिन फिर भी दुखद विषय आपके है पास प्रदेश में के। एक वो है ना कि 10 सालों से आप सत्ता से बाहर हैं, आपसे क्या उम्मीद की जाए। ठीक है, अरुण शर्मा जी के पास में जाएंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं अरुण जी। इन्वेस्टर समिट हो गया, अभी इन्वेस्टर समिट पर राजेश जी का जवाब आपने सुना सर, क्या कहना चाहेंगे। और भर्तियां बहुत सी निकलती हैं, बेरोजगारी पर भी वो बोल रहे हैं। आंकड़े सरकार जो पेश कर रही है, ये आंकड़े असल में क्यों सच नजर नहीं आते, इनसे जनता संतुष्ट क्यों नहीं होती, और क्या ये वाकई सच होते हैं। देखिए गरिमा, आंकड़े तो आंकड़े होते हैं। अब आंकड़ों की बाजीगरी करना या उससे खेलना सरकारों से बेहतर कोई नहीं जानता। और देखिए, जहां तक आप बात कर रहे हैं इन्वेस्टर समिट की, तो निश्चित तौर पर त्रिवेंद्र सरकार के टाइम पर भी हमने इन्वेस्टर समिट देखा जो महाराणा प्रताप स्टेडियम में हुआ था, और उसमें प्रधानमंत्री सहित तमाम नेता आए थे। उस टाइम भी 70,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट का दावा किया गया था कि 70,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट उत्तराखंड में लगेगा। और अभी जो हमने लास्ट ईयर समिट देखा है जो FRI में हुआ, और जिसकी भव्यता के चर्चे तमाम जगह हुए, और उसमें उत्तराखंड का जो अपना ब्रांड है वो भी इंट्रोड्यूस किया गया था, अगर आपको याद हो, तो वो सब चीजें हम सबके सामने थी। लेकिन उसमें 3,51,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के आने का दावा हुआ था। ये सही बात है कि इन्वेस्टमेंट को जमते जमते टाइम लगता है, एक दिन में रातों रात कोई उद्योग खड़ा नहीं होता, बिल्कुल सही बात, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। लेकिन धरातल में दिखे तो पता लगेगा आपने कहां कहां क्या काम करा है। ये तो आपकी जिम्मेदारी है दिखाने की, आप और कुछ नहीं है। सरकार को चाहिए कि जहां जहां नया इन्वेस्टमेंट हुआ वहां एक पत्रकारों को टीम ले जाके आप दिखा दीजिए, जैसे नारायण दत्त तिवारी दिखाते थे हम लोगों को, तो हमें भी अच्छा लगता था कि हमको भी प्रदेश में नया क्या हो रहा है उसकी जानकारी फील्ड में जाकर पता लगती थी। और गरिमा जी, आप और हम जानते हैं कि हम लोग पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं। निश्चित तौर पर हमें तब तक किसी चीज पे विश्वास नहीं होता जब तक खुद हम अपनी आंखों से नहीं देख लेते, उसके फोटो नहीं ले लेते, उसके विजुअल नहीं बना लेते, तब तक हम लोगों को भी विश्वास नहीं होता। तो वो विश्वास जगाने के लिए सरकार को निश्चित तौर पर, चाहे वो अधिकारियों की विजिट बनाए, चाहे पत्रकारों की विजिट बनाए, लेकिन विजिट बनाए, कुल मिलाकर सर कदम उठाने चाहिए ताकि कम से कम लोगों को जवाब मिल सके, लोग भी संतुष्ट हो सके। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर चीजें हो रही हैं, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग मुद्दों को लेकर जिस तरीके से हीला हवाली हम कह सकते हैं हो रही है, उससे हर कोई असंतुष्ट नजर आता है। उम्मीद यही है कि बेहतर होंगी चीजें। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो बेरोजगारी, पलायन पर रोक, लेकिन व्यापार पे रोक टोक, और एक बार फिर से व्यापारियों को भी झटका लगा है, जिसके